Hello everyone, this is CA Keval Mota, and now we are going to start with the chapter Supply under GST. ठीक है, अपना फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है and now we are going to begin second chapter, that is Supply under GST. On the screen, as you can see, the outlay of section, ठीक है, section 7 and section 8. ये दो sections के साथ हम डील करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर. ओके, सो सेक्शन 7 का आपको मैंने आउटले दिया हुआ है, मतलब सेक्शन 7 में कितने क्लॉज सब क्लॉज जो भी है पूरा यहाँ पर बाइफर्केशन है. एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी सेक्शन सब सेक्शन अलॉन्ग विथ सर्कुलर्स नोटिफिकेशंस, सब कुछ हम पढ़ेंगे. ठीक है, दिस इज अ रिवीजन लेक्चर बट यू विल नॉट फील लाइक अ रिवीजन, आपको डिटेल ही लगेगा. क्लियर? सो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप चार्ट बुक डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है. एंड साथ साथ में यहाँ पर जो भी मैं एग्जाम्पल्स अगर दे रहा हूँ तो वो भी आप नोट डाउन कर लेना. ओके, सो लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन. टैक्सेबल इवेंट, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे. ओके, टैक्सेबल इवेंट मीन्स व्हाट? टैक्सेबल इवेंट मीन्स सच एन इवेंट ऑन occurrence of which it creates liability to pay GST. ठीक है, मतलब आपने कुछ ऐसा काम किया जो जीएसटी को अट्रैक्ट कर रहा है. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरा गुड्स बेचा. ओके, सो वेदर दिस इज अ सप्लाई अंडर जीएसटी और नॉट, दैट वी हैव टू चेक अंडर सेक्शन 7. अगर सेक्शन 7 के हिसाब से वो सप्लाई माना जाता है तो ही जीएसटी का लायबिलिटी आएगा. ठीक है, एंड साथ में आपको एग्जेम्पशंस का भी प्रोविजंस को ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं कुछ गुड्स पर एग्जेम्पशन है या नहीं, कहीं कुछ सर्विस पर एग्जेम्पशंस है या नहीं. ओके, सो दिस इज द आउटले. सेक्शन 7(1)(a) हमें फॉर्म्स ऑफ सप्लाई देखना है. ठीक है, देन 7(1)(b) इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन देखने मिलेगा. 7(1)(c) ऐसी एक्टिविटीज जिनमें कोई कंसिडरेशन नहीं है फिर भी सप्लाई मानी जाएंगी, वो शेड्यूल 1 में दिया हुआ है, रेड विथ सेक्शन 7(1)(c). 7(1)(a) says classification of goods or services. ओके, 7(2)(a) सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं है, सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं है, ऐसी एक्टिविटीज. 7(2)(b) अगर गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफाई कर सकती है कुछ एक्टिविटीज जिनको गुड्स भी नहीं कहा जाएगा, जिनको सर्विस भी नहीं कहा जाएगा. ओके, 7(3) government has the power to notify whether an activity should be treated as goods or to be treated as services. Okay, so let us discuss this in detail. चार्ट बुक में आ जाइए आप. Okay, taxable event is which on its occurrence creates a liability to pay tax. Okay, अगर taxable event हुआ, taxable event अगर आपने किया, then only GST would be attracted. Clear? So taxable event in GST is what? Supply. ठीक है, supply of goods or services. अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन देख सकते हैं, आर्टिकल नंबर 366(12)(a) में क्या लिखा हुआ था. क्या लिखा हुआ था याद करो, पिछले लेक्चर में से गया था. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. ओके, तो यहाँ पर भी वर्ड्स जो सप्लाई है उसके ऊपर फोकस किया गया. ओके, सो इफ एमसीक्यू कम्स, व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी, your answer should be supply. Okay, clear? Taxable event in GST is supply of goods or services or both. Okay, अब एक important point, जो भी हम पढ़ रहे हैं अभी वो CGST एक्ट के सेक्शंस पढ़ रहे हैं. किसके एक्ट के सेक्शन पढ़ रहे हैं? CGST एक्ट के. ओके, तो CGST एक्ट अप्लाई कब होता है? CGST एक्ट इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शंस. इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शंस. तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर अगर इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है तो क्या वो सप्लाई में आएगा कि नहीं, क्योंकि ये तो CGST एक्ट का सेक्शन है. सो आंसर इज, जो कुछ भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इट इज सेम एप्लीकेबल फॉर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शंस एज वेल. हाउ? वाइड सेक्शन नंबर 20 ऑफ IGST एक्ट. ओके, सेक्शन नंबर 20 ऑफ IGST एक्ट ये बोलता है कि जो भी CGST एक्ट में लिखा हुआ है सेम वुड बी एप्लीकेबल फॉर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शंस. क्लियर? ओके, so now let us start our discussion. Section 7(1)(a) supply should be for consideration and in course or furtherance of business. Okay, अब section 7(1)(a) क्या कहता है? Supply includes all forms of supply. Supply includes all forms of supply of goods or services or both. ठीक है, supply is a inclusive definition. Inclusive definition मतलब कि जो यहाँ पर कहा गया है
वो तो सप्लाई है ही है, बट इसके अलावा अगर कुछ आता है वो भी सप्लाई के एम्बिट में आ सकता है। क्लियर है? सो दिस डेफिनेशन इज अ इंक्लूसिव डेफिनेशन, इट मीन्स इट इज वाइडनिंग इट्स स्कोप। ठीक है ना? अब यहाँ पर क्या 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 फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। फॉर्म्स ऑफ सप्लाई मतलब supply will not be limited to sale of goods or sale of service. It can be extended to lease, transfer, barter, exchange, rental, etc. कुछ भी हो सकता है। ठीक है? तो सप्लाई का मतलब ये नहीं है कि सप्लाई ऑफ गुड्स बेच देना, यही सप्लाई नहीं है। सप्लाई कैन बी लीज, सप्लाई कैन बी रेंटल, सप्लाई कैन बी ट्रांसफर, सप्लाई कैन बी बार्टर, एनीथिंग। ओके? When made for a consideration and in course or furtherance of business. ओके? अब सप्लाई किसका होना चाहिए? सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ओके, सप्लाई किसका होना चाहिए? गुड्स या तो सर्विस। सो लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ गुड्स गिवन अंडर जीएसटी। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 52, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है? हर वो चीज जो मूव हो सकती है। ठीक है? जैसे ये पेन हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ऑल दोस थिंग्स वुड बी कॉल्ड एज गुड्स। क्लियर? अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। सो मनी, अगर मैं आपको 100 रुपया दूं तो उस 100 रुपये पे जीएसटी नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज इट इज आउटसाइड द एम्बिट ऑफ गुड्स एंड जीएसटी लगता है गुड्स के ऊपर। ओके? सो मनी एंड सिक्योरिटीज आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ गुड्स। आगे हम पढ़ेंगे कि सर्विस के स्कोप में भी नहीं है। ओके? सो मनी एंड सिक्योरिटीज आर आउट ऑफ एम्बिट ऑफ जीएसटी। ओके? However, one important crucial point to note here is transaction in money is not leviable to GST. But in order to do that transaction, if some processing fees, okay, अगर कोई processing fees charge हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को लोन लेना है, ठीक है, आई एम टेकिंग लोन ऑफ ₹1 करोड़, तो बैंक जो है 1 करोड़ के ऊपर जीएसटी नहीं लगाना है। ठीक है? 1 करोड़ के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। जीएसटी किस पे आएगा? बैंक जो मुझे प्रोसेसिंग फीस चार्ज करेगी फॉर गिविंग दैट लोन, दैट दैट सर्विस वुड बी टैक्सेबल टू जीएसटी। क्लियर है? ओके। सिक्योरिटीज, purchase and sale of shares, debentures, bonds, scrips, all this is called as securities. ठीक है? So securities is outside the ambit of GST. However, brokerage charged for sale and purchase of these securities is in the ambit of GST. Clear है क्या? मतलब पैसा लिया, not liable to GST because transaction in money. However, whatever processing fees has been paid, okay, तो वो जो सर्विस है वो जीएसटी के एम्बिट में आएगा। क्लियर है? सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज का खरीदना बेचना आउट ऑफ जीएसटी, बट उसके बेचने खरीदने में जो भी ब्रोकरेज आपने पे किया है, जो आपका एजेंट चार्ज करता है आपको, दैट विल बी लेवेबल टू जीएसटी। क्लियर? नेक्स्ट, गुड्स इंक्लूड actionable claims, growing crops, grass and things attached to or forming part of land. All actionable claims are goods. Actionable claim मतलब क्या? ऐसा कुछ चीज जो लीगली एनफोर्सेबल है। ओके, फॉर एग्जांपल बिल्स रिसीवेबल, प्रोमिसरी नोट्स, इंश्योरेंस क्लेम्स, ये सारे एक्शनेबल क्लेम के एग्जांपल्स हैं। सो दिस ऑल आर गुड्स। ये सारे गुड्स है, बट सारे के सारे सप्लाई नहीं है। ओके? आगे हम सीखेंगे शेड्यूल 3 में कि सिर्फ लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ये 3 ही एक्शनेबल क्लेम्स ऐसे हैं जिनके ऊपर जीएसटी लगता है। उसके अलावा सारे के सारे एक्शनेबल क्लेम्स, इवन इफ दे आर गुड्स, दे वुड बी आउट ऑफ एम्बिट ऑफ जीएसटी। क्लियर है? ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। ठीक है? तो ये सारी चीजें जो है, ये सब भी गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूडेड है, which are agreed to be or severed before supply or contract of supply. Okay. नेक्स्ट, सर्विस का डेफिनेशन देख लेते हैं। सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स। ठीक है? ये नेगेटिवली डिफाइंड है, इसको बोलते हैं अपन लॉ में नेगेटिवली डिफाइंड। क्या कहा गया? सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स। अगर हम लोग डेफिनेशन इतना ही पढ़ेंगे तो क्या हमें समझ में आएगा? मनी एंड सिक्योरिटी सर्विस के डेफिनेशन में आ रहा है, बट गवर्नमेंट ने आगे लिखा हुआ है अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। इट मींस मनी एंड सिक्योरिटीज, गुड्स तो था ही नहीं, बट सर्विस भी नहीं है। ओके? but includes activity relating to use of money or conversion for which separate consideration is charged. Okay? मतलब मैंने आपको जो ऊपर एक्सप्लेन किया, ब्रोकरेज, अपना प्रोसेसिंग फीस वगैरह, वो सारा कुछ सप्लाई में आएगा। एंड कन्वर्जन का जो भी है, वो कन्वर्जन भी, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास डॉलर है, मैंने रुपये में कन्वर्ट करवाया, तो जो भी कन्वर्जन है, दैट
dollar to rupee is not leviable to GST, but whatever charges our money changer will take will be leviable to GST. अभी उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, उसके लिए स्पेशल रूल्स है, रूल 32 में, ओके, वो अपन वैल्यू ऑफ सप्लाई के चैप्टर में देखेंगे. सर्विस इंक्लूड्स फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, ये हमने ऑलरेडी देख लिया. तो अब तक क्या क्या सीखा? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, ओके. अभी इसमें क्या क्या आ सकता है? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, लीज, रेंटल, एक्सचेंज, सब कुछ, ओके. कब? व्हेन मेड फॉर अ कंसिडरेशन एंड इन कोर्स ऑफ बिजनेस, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. क्या होना चाहिए? दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बोलो. दिस आर द टू पैरामीटर्स on the basis of which any supply would be leviable to GST. Okay, तो दो पैरामीटर कौन से बताओ मुझे? What are the two important parameters which are the deciding factor for supply? क्या है? Consideration and business purpose. Okay, so ये दोनों अगर fulfill होते हैं, then and only then an activity would be treated as supply. For example, मैंने मेरा बुक बेचा, तो क्या उस पे GST लगाना है मुझे? Answer is no. Why? Because even if there is consideration, the furtherance in business is lacking. Okay, दोनों होना चाहिए, कंसिडरेशन भी, फर्दरेंस इन बिजनेस भी. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द टर्म कंसिडरेशन. एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, ओके, कंसिडरेशन का मीनिंग दिया हुआ वहां पर. कंसिडरेशन मतलब कोई भी वैल्यू, ओके, कोई भी वैल्यू अगर आप दे रहे हो इन रिसिप्ट ऑफ सर्टन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इट इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन. इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कैन बी इन मॉनिटरी फॉर्म और इन काइंड, ओके. तो अगर बार्टर भी है, तो बार्टर के केस में अगर आपने कुछ दिया, आपको कुछ दूसरा कुछ चीज मिला, दैट विल ऑल्सो बी अ कंसिडरेशन, ओके. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसिडरेशन कैन बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एनीवन. ठीक है, रिसिपिएंट तो दे ही सकता है, थर्ड पार्टी भी दे सकता है, ओके. सो कंसिडरेशन कैन बी पेड बाय एनी पर्सन. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के केस में जो भी अगर आपको कुछ नहीं करने का पैसा मिलता है, ओके, मनी वैल्यू, मॉनिटरी वैल्यू रिसीव्ड फॉर फोरबियरेंस ऑफ एक्ट, मतलब आपको कुछ, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि ये लेक्चर में 1 महीने में दूंगा और 1 महीने में नहीं दिया, तो यहाँ पर अगर पेनल्टी का क्लॉज था, ठीक है, सो इसको कहते हैं हम अग्रीइंग फॉर नॉन परफॉर्मेंस, ठीक है, टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस. तो अगर इस चीज के लिए भी अगर आपको पैसा मिलता है, इट इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन. ठीक है, सो दिस वेर द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कंसिडरेशन. नेक्स्ट, बिजनेस पर्पस. अब बिजनेस पर्पस के लिए अगर हम समझे, तो बिजनेस का मीनिंग दिया हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 में, 17. बिजनेस का बहुत बड़ा डेफिनेशन है, ओके. यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉइंट खाली 2-3 ही है. बिजनेस का ये मतलब नहीं होता है कि आपका वॉल्यूम ज्यादा है कि कम है. बिजनेस का ये मतलब नहीं है कि आप रेगुलरली वो एक्टिविटी कर रहे हो कि नहीं, आप रोजमर्रा के लाइफ में कर रहे हो कि नहीं, दैट इज नॉट रेलेवेंट. ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम, रेगुलरिटी और फ्रीक्वेंसी, द ट्रांजैक्शन कैन बी कॉल्ड एज बिजनेस. क्लियर है? उसमें प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, ओके. सो लेट अस सम अप दिस डिस्कशन. लेट अस सम अप. Supply includes all forms of supply of goods or services such as sale, transfer, barter, exchange, lease, rental or disposal when made for consideration and in course or furtherance of business. तो दो चीजें देखी, कंसिडरेशन है, फर्दरेंस इन बिजनेस. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है तो क्या, अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है तो क्या. तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सेक्शन 71B एंड 71C के लिए. लेट अस अंडरस्टैंड नाउ सेक्शन 71B. ठीक है, 71A अपना हो चुका है, 71B की और हम बढ़ रहे हैं. 71B says that, 71B says that import of services for consideration. क्या कहा गया? import of services for consideration. यहां पर है, हम लोग चार्ट बुक में यहां पर है. at this place we are in the chart book. ये था 71A. यहां तक हमने देखा ना, दिस इज 71A. कंसिडरेशन का डेफिनेशन नहीं था उसमें. 71A में कंसिडरेशन का डेफिनेशन नहीं है. यू हैव टू गो टू सेक्शन 2 फॉर डेफिनेशन. तो 71A अपना यहां तक है, फर्स्ट बुलेट. 71B यहां पर है, ओके. So what does section 71B states? 71B is for import of services for consideration. Okay. अगर आपने इंडिया के बाहर से कोई सर्विस ली और आपने इंडिया से पेमेंट किया उसको, तो दिस इज कॉल्ड एज import of service for consideration. तो क्या ये सप्लाई है?
आंसर इज यस सर, इट इज अ सप्लाई। ये सप्लाई है, बरोबर। तो क्या इस पे टैक्स पे करना पड़ेगा? तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर टैक्स तो हमेशा कौन पे करता है? सप्लायर, बरोबर। सप्लायर रिसिपिएंट से लेता है, पे करता है। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में बात ऐसी है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, इट इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, सो हु इज रिस्पॉन्सिबल टू पे टैक्स? क्या उसको इंडिया में आना पड़ेगा टैक्स पे करने के लिए? आंसर इज नो। ठीक है, यहाँ पर उसको नहीं आना है। देर आर सर्टन केसेस जहां पर उसको आना पड़ता है, जैसे OIDR सर्विस, बट दैट विल बी अ पार्ट ऑफ सेक्शन 14 ऑफ IGST एक्ट। प्लेस ऑफ सप्लाई में सीखेंगे वो, अभी नहीं। सो नॉर्मली बाहर का जो सप्लायर है वो इंडिया में रजिस्ट्रेशन नहीं लेता नॉर्मली, ओके। रिसिपिएंट को GST पे करना पड़ता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। तो क्या सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई हो जाएगा? फॉर कंसिडरेशन है तो टैक्स भरना पड़ेगा। आंसर इज यस भी और नो भी। ध्यान से सुनना, हाँ भी और ना भी। कैसे? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सप्लाई। ठीक है, नेचर ऑफ सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए कुछ सर्विस इंपोर्ट करते हो इंडिया के बाहर से, सो दैट सर्विस इज एग्जेम्प्ट इन GST। ठीक है, उसके ऊपर GST अपने को पे नहीं करना पड़ता। ये कहां पर लिखा गया? ये लिखा गया है नोटिफिकेशन 9/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट, जो हम सीखने वाले एग्जेम्पशन चैप्टर में। समझ में आ रहा है कैसे कनेक्शन है ये पूरा? दिस ऑल चैप्टर्स आर इंटरलिंक्ड। जब तक आपको इंटरलिंकिंग नहीं समझेगी, आप लोग इसको ठीक से नहीं ग्रास्प कर पाओगे। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने क्या कहा? import of service for consideration, it is a supply, no doubt it is a supply, but if it is for business purpose, then it would be treated as taxable supply. If it is for personal purpose, then it will be treated as exempt supply, no GST to be payable. Clear है? Okay. So ये हो गया import of service। अब यहाँ पर important point क्या था? furtherance in business का देखना ही नहीं है। अगर पर्सनल पर्पस के लिए भी लिया ना, तो भी सप्लाई है, बट टैक्स नहीं भरना है क्योंकि ये एग्जेम्प्ट सप्लाई है। अगर बिजनेस पर्पस के लिए लिया तो सप्लाई भी है, टैक्सेबल सप्लाई भी है, GST भी पे करना है। ओके। सेक्शन 24 के हिसाब से कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेकर के पे करना पड़ता है। ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन चैप्टर। तो अगर आपने यहाँ पर देखा होगा तो 3-4 चैप्टर कनेक्ट हो चुके हैं। एग्जेम्पशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, रजिस्ट्रेशन, चार्ज ऑफ GST भी यहाँ पर कनेक्टेड है। ओके। सो import of service for consideration, whether or not for furtherance in business, yes, it would be treated as supply. Coming to section 71C, an important section for exam purpose, important section। अब ये सेक्शन क्या कहता है सुनते हैं। अगर आप ध्यान से समझ पाओ तो हमने 71B में फर्दरेंस इन बिजनेस का एक्सेप्शन देख लिया। अब सेक्शन 71C में हम कंसीडरेशन के एक्सेप्शंस पे आ रहे हैं। ओके। सबसे पहला सेक्शन देखा 71A, उसमें क्या देखा? कंसीडरेशन भी चाहिए, बिजनेस पर्पज भी चाहिए। ओके। 71B में देखा बिजनेस पर्पज नहीं होगा तो भी चलेगा। 71C में देखने वाले कंसीडरेशन नहीं होगा तो भी चलेगा, तो भी एक्टिविटी को सप्लाई माना जाएगा। These four activities would be treated as supply even if consideration is lacking. What are those four activities? Let us understand. These activities are mentioned in Schedule 1। कहां पर है ये Schedule 1? शेड्यूल्स होते कहाँ हैं? शेड्यूल्स होते कहाँ हैं? आंसर इज एक्ट के बाद शेड्यूल्स होता है। ठीक है, पूरा एक्ट खत्म होने के बाद आपको शेड्यूल्स देखने मिलता है। ओके। तो शेड्यूल्स आपको एक्ट के नीचे देखने मिलेंगे, लास्ट में, स्टार्टिंग में देखने नहीं मिलेंगे। एंड शेड्यूल्स कोई नोटिफिकेशन नहीं है, शेड्यूल्स आर द पार्ट ऑफ एक्ट। ओके। सो एज पर शेड्यूल वन एंट्री नंबर 1। ओके। इसको एंट्री नंबर भी बोल सकते हैं, पैरा नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपको जैसा भी कन्वीनियंट हो। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स वेयर ITC हैज बीन अवेल्ड। आपने जब इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का लेना मतलब आपने जब परचेस किया था, तभी आपने जो GST आपके सप्लायर को पे किया था, क्या आपने उसका बेनिफिट क्लेम किया था? अगर यस आपने उसका बेनिफिट क्लेम किया था, आपने आपके आउटवर्ड सप्लाई से उस ITC को माइनस किया था। एंड आज आप उस असेट को अगर फ्री में बेचते हो, ठीक है, फ्री में मतलब विदाउट कंसिडरेशन। हम सबका सब सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन ही देखने वाले। अगर आप फ्री में बेच रहे हो, देन गवर्नमेंट विल टेक टैक्स फ्रॉम यू, आपसे टैक्स वसूला जाएगा। ओके। सो परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स वेयर ITC हैज बीन अवेल्ड। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ रहा होता है कि ट्रांसफर का मतलब क्या है एंड बिजनेस असेट्स का मतलब क्या है।
बिजनेस असेट इज नॉट डिफाइंड इन शेड्यूल 1 और इन एक्ट, बट उसका कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है पैरा नंबर 4 ऑफ शेड्यूल 2 में, जो कहता है कि ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ठीक है, बिजनेस असेट मतलब कोई भी गुड्स, ठीक है। तो इन नॉर्मल टर्म्स अगर हम समझे तो बिजनेस असेट मतलब हर वो चीज जो बिजनेस के बैलेंस शीट के असेट साइड में है। चाहे वो फिर गुड्स हो गई, चाहे वो फिर मशीनरी हो गई, कुछ भी हो सकता है। ओके, नाउ इट इज रेलेवेंट हियर टू डिकोड द टर्म ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब ये नहीं होता कि मेरे को किसी को बेचना है, अगर मैंने उसको फेंक भी दिया, दैट वुड ऑल्सो बी टर्म्ड एज ट्रांसफर। क्लियर है? So there is no requirement of some another person to be there to regard this activity as a transfer. Okay. So permanent transfer of business assets, यहाँ पर permanent word पर भी focus कर सकते हैं। अगर आप temporarily transfer करते हो, then it would be out of ambit of schedule 1. If you are transferring it permanently मतलब ownership transferred. So transfer of ownership is called as permanent transfer, not defined in act, but it is a part of my analysis. Okay. Permanent transfer of business assets where ITC has been availed would be taxable to GST even if without consideration. Done. Entry number 2. Supply of goods or services between related person or distinct person in course or furtherance of business. अगर मैंने मेरी रिलेटेड पार्टी को या तो फिर मेरे डिस्टिंक्ट पर्सन को कुछ भी गुड्स या तो सर्विस दिया बिजनेस के फॉर्म में, मतलब फर्दरेंस इन बिजनेस के टाइम पर, दैट एक्टिविटी इवन इफ carried out without consideration, it would be called as supply. ठीक है, it would be called as supply. अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा, व्हाइट बोर्ड पर आ जाते हैं। ओके, अब ये एक्टिविटी क्या थी? बिटवीन रिलेटेड पार्टीज और डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, डिस्टिंक्ट पर्सन। अब रिलेटेड होता है कौन है? ये कहां पर लिखा हुआ है? एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 में लिखा हुआ है कौन कौन रिलेटेड है। ठीक है, अपना डिस्कशन नहीं है ये अभी। नॉर्मली कहे तो डायरेक्टर, कंपनी का कोई डायरेक्टर है वो रिलेटेड हो गए, फिर पार्टनर्स रिलेटेड है, कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें मेरा होल्डिंग 50% से ज्यादा है या तो फिर 26% से ज्यादा शेयर्स है, देन आई एम रिलेटेड टू दैट एंटिटी। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट मीन्स अगर कोई मेरी दूसरी एंटिटी है दूसरे किसी स्टेट में, देखो अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एंटिटीज इन सेम स्टेट, एंटिटीज इन सेम स्टेट। ओके, एंटिटीज इन अनदर स्टेट, एंटिटीज इन अनदर स्टेट। ओके, एक ही बिजनेस के पार्ट्स हैं ये लोग। ठीक है, कोई दूसरे बिजनेस एंटिटी नहीं, खुद ही है ये। खुद ही है मतलब पैन नंबर, सॉरी पैन नंबर नहीं, पैन ही, पैन सेम होगा। ठीक है, सो अगर सेम स्टेट में है, सो अगर आप रूल 11 देखोगे सीजीएसटी रूल्स का, ठीक है, नोट डाउन कर लेना, बाद में देख लेना। रूल 11 ये क्या कहता है? एक ही स्टेट में आप दो अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, दो अलग प्लेस ऑफ बिजनेसेस के लिए। ठीक है, पहले ऐसा था कि अलग बिजनेस वर्टिकल के लिए आप अलग ले सकते हो, बट आफ्टर सम अमेंडमेंट देयर इज अ प्रोविजन कि अगर अपना दो अलग प्लेस ऑफ बिजनेस है, दो अलग जगह पर है, ओके, तो उसके लिए दो अलग सेपरेट रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है। सो अगर सेम स्टेट में दो अलग रजिस्ट्रेशन है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन, ओके, या तो फिर सेकंड केस हो सकता है कि सिंगल रजिस्ट्रेशन। ओके, एंड अगर हम अनदर स्टेट की बात करें तो इट इज बट ऑब्वियसली सेपरेट रजिस्ट्रेशन, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। देयर इज नो डाउट इन जीएसटी, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन। every state in every state you have to obtain separate registration. So these separately registered person would be called as distinct person. Why? Because pan is same. इसको हम कहते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, सिंगल रजिस्ट्रेशन इसको हम डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं कहेंगे, इसको हम डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि एक ही रजिस्ट्रेशन के अंदर दो जगह है। ओके, सो दे आर कॉल्ड एज सेल्फ सप्लाईज, अपने आप ही हम।
तो सेल्फ सप्लाईज आर नॉट टैक्सेबल इन जीएसटी। सेल्फ सप्लाईज जो है वो जीएसटी के एम्बिट के बाहर है, क्लियर है। अगर दूसरा स्टेट है, ओके, यहाँ पर सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, सो हियर वी वुड बी कॉल्ड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर इन एंटिटीज के बीच या तो रिलेटेड पार्टीज के बीच कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, इट इज कॉल्ड एज सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर फ्री में हो रही है, ध्यान देना, अगर फ्री में हो रही है देन ऑल्सो इट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। द बेस्ट एग्जाम्पल कुड बी क्रॉस चार्ज। क्रॉस चार्ज क्या होता है? अगर एक हेड ऑफिस है, वो सेंट्रलाइज्ड फंक्शंस करता है फॉर अदर ब्रांचेस एंड दे चार्ज, ठीक है, कभी कभी चार्ज नहीं करते, सो अगर चार्ज नहीं भी करते देन ऑल्सो इट वुड बी अ सप्लाई। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं जनरेट करता हूँ क्वेश्चन। सर अगर कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है, कंसिडरेशन अगर जीरो है, तो जीरो के ऊपर टैक्स रेट जीरो, तो ये हो गया जीरो पे ऊपर टैक्स जीरो, तो टैक्स भी जीरो, तो इसको हम टैक्स नहीं भरेंगे क्या? आंसर इज नो। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इस ट्रांजैक्शन को वैल्यू करने के लिए हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई में जाना है, ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में रूल नंबर 28। रूल नंबर 28 अभी जिन्होंने जीएसटी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उनके लिए बता रहा हूँ। आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर रूल नंबर 27 क्यों नहीं? रूल नंबर 27 में भी लिखा है ना कंसिडरेशन नहीं है तो। सो आंसर इज स्पेसिफिक प्रोविजन प्रीवेल्स ओवर जनरल प्रोविजन। तो यहाँ पर रूल 28 में जब स्पेसिफिक प्रोविजन है टू वैल्यू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, डिस्टिंक्ट पर्सन ट्रांजैक्शन, देन व्हाई टू गो फॉर जनरल प्रोविजन? ओके, सो वी विल वैल्यू एज पर रूल 28, ये हम बाद में सीखेंगे, अब मैं इसके डीप डिस्कशन में नहीं जा रहा हूँ। ओके, सो कहने का मुद्दा यही है कि supply between related party or distinct person for free of cost, that is without consideration, would be a supply, and the value of supply should be arrived as per rule 28। डन? ओके, अब यहाँ पर ना एक प्रोवाइजो है, ठीक है, प्रोवाइजो। प्रोवाइजो को मैं लिखता कैसे हूँ? हाउएवर करके लिखता हूँ। व्हाई? बिकॉज प्रोवाइजो मीन्स एक्सेप्शन टू द प्रोविजन। सो अब यहाँ पर एक्सेप्शन ध्यान से सुनना, इसका एनालिसिस करेंगे अभी, ठीक है। गिफ्ट्स बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई लेस देन और इक्वल टू ₹50,000, ठीक है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब फ्री में दिया तो भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। कब? फ्री में दिया तो भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेट अस कम टू द चार्ट बुक। हाउएवर गिफ्ट्स बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई लेस देन और इक्वल टू ₹50,000 आर नॉट अ सप्लाई। मान लो एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉई है, ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे बोथ आर रिलेटेड पार्टीज। कहां पर लिखा है? एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15। अब ये रिलेटेड पार्टीज ने, दैट इज एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 50,000 तक की गिफ्ट दी। कितने तक की? 50,000 रुपए तक की। तो भाई यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन एक्सेप्शन है, इट मीन्स इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है, समझ में आ रही है बात? दिस वुड नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ इट इज बिटवीन रिलेटेड पार्टीज, बट इट इज लेस देन और इक्वल टू ₹50,000। ओके, अभी मोबाइल दिवाली पे मिलता है किसी एम्प्लॉयज को, तो उसके ऊपर एम्प्लॉयर को जीएसटी नहीं पे करना है, क्लियर है ना? तो यहाँ पर कौन सा प्रोविजन अट्रैक्ट होगा? क्या सर गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है क्या इधर? मान लो मैं कोई एम्प्लॉयर हूँ, मैंने आपको, आप एम्प्लॉय हो मेरे, मैंने आपको मोबाइल दिया, मैंने मोबाइल के परचेस पर आईटीसी अवेल किया, ओके, आपको फ्री में दिया, और यहाँ पर सप्लाई भी नहीं मानना है, ओके, तो क्या ये आईटीसी मेरा फायदा हो गया? हाँ, फायदा हो गया ऐसा लग तो रहा है, लेकिन अगर आप आगे पढ़ोगे तो सेक्शन 17(5) में ये फायदा आपसे छीन लिया गया। दिस बेनिफिट हैज बीन विड्रॉन। क्यों? वहां पर क्या लिखा हुआ है? 17(5)(h) में क्या लिखा हुआ है? अगर आप फ्री में कुछ भी देते हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा परचेज का, ओके। तो यहाँ पर अगर मैं मोबाइल आपको फ्री देता हूँ एंड 50,000 से कम का मोबाइल है, तो सप्लाई भी नहीं माना जाएगा, आईटीसी भी नहीं मिलेगा, क्लियर? अगर हम बात करें, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 50,000 से ज्यादा का मोबाइल दिया, ठीक है, 50,000 से ज्यादा का, ओके, पर फ्री में दिया, ओके, तो यहाँ पर यहाँ पर ये सप्लाई माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सप्लाई के एम्बिट के बाहर था वो कितना था? अप टू ₹50,000। सो इफ आई एम सप्लाइंग ऑफ मोर देन ₹50,000 देन इट वुड बी अ सप्लाई, ओके, सप्लाई है।
सप्लाई है तो आईटीसी भी मिलेगा, यहाँ पर सेक्शन 17(5) ट्रिगर नहीं होगा। क्लियर है क्या? समझ में आ रही है बात? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, एंट्री नंबर 3। हम कहाँ पर थे? वापस से आ जाता हूँ, हम कहाँ पर थे? सेक्शन 7(1) देखा, 7(1) भी देखा, 7(1) में थे। 7(1) में 4 एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई मानी जाएंगी। एक्टिविटी नंबर 1, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। एंट्री नंबर 2, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन विदाउट कंसिडरेशन विद सम एक्सेप्शन ऑफ एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय transaction up to rupees 50,000. Okay, coming to entry number 3. Sorry. Entry number 3. Entry number 3 क्या बोलता है? Supply of goods by principal to agent और agent to principal. Okay, विदाउट कंसिडरेशन ही होता है ये सारी चीजें। ये सप्लाई कब माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा? ओके, तो जब अगर एजेंट अपने नाम पर बिल बनाकर थर्ड पार्टी को बेच रहा है, ध्यान से सुनना, अगर एजेंट अपने नाम पर, दैट इज एजेंट के नाम पर बिल बना के थर्ड पार्टी को बेच रहा है, तो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच जो ट्रांजैक्शन है उसको सप्लाई मानेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर एजेंट रिसिपिएंट को अपने नाम पर इनवॉइस दिया, ओके, तो जो पिछला ट्रांजैक्शन था, दैट इज प्रिंसिपल एंड एजेंट का, इस ट्रांजैक्शन को सप्लाई का दर्जा दिया जाएगा। कहां पर लिखा हुआ है ये? एंट्री नंबर 3 रेड विथ सर्कुलर नंबर 57/31/2018। क्लियर? अगर एजेंट अपने नाम पर इनवॉइस इशू नहीं करता बट प्रिंसिपल के नाम पे करता है, ओके, सो एजेंट ने रिसिपिएंट को सेल किया, इनवॉइस किसके नाम पे बनाया? प्रिंसिपल के। क्लियर? तो ये ट्रांजैक्शन मतलब प्रिंसिपल एजेंट का ट्रांजैक्शन, सप्लाई नहीं माना जाएगा। ओके, जब भी एजेंट रिसिपिएंट को बेचेगा तब ये जो ट्रांजैक्शन है प्रिंसिपल एंड रिसिपिएंट का, इट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। क्लियर है? डन। दिस नॉर्मली हैपेंस इन कंसाइनमेंट सेल्स। ओके, प्रैक्टिकल इश्यूज काफी सारे होते हैं इसमें, मेन लेक्चर में डिस्कस करते हैं हम लोग इस चीज को। ओके, इफ एजेंट इज इशूइंग इनवॉइस इन हिज ओन नेम, ही हैज टू टेक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 24 में लिखा गया। नेक्स्ट, एंट्री नंबर 4, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अब आप बोलोगे सर आपने ऑलरेडी इंपोर्ट ऑफ सर्विस सिखा दिया, अब वापस क्यों आ रहे हो? तो भाई आपको एक बात बता दूं, जो मैंने ऑलरेडी सिखाया वो क्या था? इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन की बात नहीं करी थी हमने, अब हम विदाउट कंसिडरेशन की बात करने जा रहे हैं। ओके, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ओनली व्हेन टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड। दो कंडीशंस जब फुलफिल होंगी तभी हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन को भी सप्लाई मानेंगे। ओके, कंडीशन नंबर 1, इट शुड बी फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, आपकी रिलेटेड पार्टी से आनी चाहिए। ओके, एंड इट शुड बी, एंड बोल रहा हूं और नहीं, एंड इट शुड बी फॉर फर्दरेंस इन बिजनेस। रिलेटेड पार्टी भी होनी चाहिए, फर्दरेंस इन बिजनेस भी होना चाहिए। अगर दोनों फुलफिल हुआ एंड विदाउट कंसिडरेशन रहा, देन दिस एक्टिविटी वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। ओके, विदाउट कंसिडरेशन की बात चालू है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर यहाँ पर कौन कौन कवर्ड है, कौन कौन कवर्ड है? सो मैं आपको बता दूं, टैक्सेबल पर्सन पहले हुआ करता था। ठीक है, टैक्सेबल पर्सन मीन्स व्हाट? द पर्सन हुज लायबल टू रजिस्टर अंडर जीएसटी। बट ये सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 के बाद ये टैक्सेबल को वर्ड को हटा दिया। इट मीन्स कोई भी पर्सन अगर बिजनेस पर्पस के लिए इंपोर्ट करता है अपने रिलेटेड पार्टी से विदाउट कंसिडरेशन, देन दैट एक्टिविटी वुड बी ट्रीटेड एज इंपोर्ट ऑफ सर्विस, एंड उस पे जीएसटी पे करना होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, विच वी विल लर्न इन चार्ज ऑफ जीएसटी। ओके, चार्ज ऑफ जीएसटी में सीखेंगे, एंड कुछ एग्जेम्पशंस भी है, वो हम कहाँ सीखेंगे? एग्जेम्पशन चैप्टर में। क्लियर? वेरी गुड। So what are the 4 activities? Repeat with me. For first activity, permanent transfer of business asset where ITC has been availed. Second, supply between related party और distinct person, एक exception था employer employee gift का. Third, agent और principal का transaction. Fourth, import of service का transaction. Okay. Principal agent के केस में अगर agent अपने नाम पर invoice बनाएगा तो principal agent का transaction supply माना जाएगा. Okay. अगर agent principal के नाम पे invoice बनाएगा, ठीक है, सॉरी शायद मैंने उल्टा बोला, अगर एजेंट खुद के नाम पे इनवॉइस बनाएगा तो प्रिंसिपल एजेंट का ट्रांजैक्शन सप्लाई,
अगर एजेंट प्रिंसिपल के नाम पे इनवॉइस बनाएगा तो एजेंट एंड प्रिंसिपल का ट्रांजैक्शन नॉट अ सप्लाई. क्लियर? ओके. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विथ 7(1)(c). सो बेसिकली यहाँ पर सेक्शन 7(1) खत्म हुआ. ओके. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेक्शन विच इज 7(1)(a). ठीक है, 7(1) कैपिटल है. अब सेक्शन 7(1)(a) का इंपॉर्टेंस क्या है? सेक्शन 7(1)(a is only valid for for determining whether your supply is goods or a service. ठीक है. सेक्शन 7(1)(a का काम ध्यान से समझना. गुड्स है कि सर्विस है ये बताना उसका काम है. सप्लाई है कि नहीं ये बताना उसका काम नहीं है. सप्लाई है कि नहीं ये किसका काम है? सेक्शन 7(1) का. 7(1)(a का काम क्या है? गुड्स है कि सर्विस है. ओके. तो 7(1)(a को अपने एम्बिट में रहना है. क्लियर है? 7(1)(a क्यों इंपॉर्टेंट है उसके पहले हम क्या डिस्कस कर ले. गुड्स और सर्विस में क्लासिफाई करना क्यों इंपॉर्टेंट है? आंसर इज बिकॉज टाइम ऑफ सप्लाई का जो प्रोविजंस है, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई का जो प्रोविजंस है, दिस प्रोविजंस डिफर फ्रॉम गुड्स और सर्विस, डिफर ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स और सर्विस. अगर गुड्स है तो कुछ अलग प्रोविजन है, सर्विस है तो कुछ अलग प्रोविजन है. So it is very important for us to understand when it is goods or service. Okay. Also to note, प्री जीएसटी रेजिम में हमने देखा था क्लासिफिकेशन इश्यूज हुआ करते थे. ओके, क्लासिफिकेशन इश्यूज. सर क्या क्लासिफिकेशन इश्यूज थे? रेस्टोरेंट सर्विस, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, ये मैंने आपको कल सिखाया हुआ है. ओके. आप लोग को अगर नहीं मालूम तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड शेड्यूल 2 में क्या दिया हुआ है. ठीक है, गुड्स है कि सर्विस है कहाँ पर दिया हुआ है? शेड्यूल 2 में. शेड्यूल कहाँ होता है? एक्ट के बाद. ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स. अगर आपने किसी को गुड्स बेच दिया, ठीक है, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, इट वुड बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स. डन. नेक्स्ट, टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट दैट प्रॉपर्टी शैल पास ऑन एट अ फ्यूचर डेट. अगर आपने कुछ हायर परचेस का ट्रांजेक्शन किया, ठीक है, हायर परचेस में क्या होता है? आज इंस्टॉलमेंट मिल रही है मुझे, पर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब होने वाली है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होने वाली है आफ्टर सर्टन पीरियड, ठीक है, कुछ पीरियड के बाद. सो उसको हम कहेंगे सप्लाई ऑफ, क्या कहेंगे उसको? सप्लाई ऑफ गुड्स. क्लियर है? कमिंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, राइट और अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन देम. मैंने किसी को गुड्स बेचा नहीं है, ओके, बट मैंने उसको राइट इन गुड्स दिया. राइट इन गुड्स मतलब ये गुड्स को थोड़े टाइम के लिए आप यूज कर लो. आई हैव नॉट ट्रांसफर्ड, ठीक है, मैंने उसको गुड्स बेचा नहीं है, मैंने उसको क्या दिया है? सिर्फ राइट दिया है गुड्स को यूज करने का. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सर्विस. राइट इन गुड्स इज सर्विस. क्लियर? ट्रांसफर ऑफ राइट इन यूज, राइट टू यूज, ओके, राइट टू यूज, यहाँ पर टू कर दो. ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज, इट इज ऑल्सो अ सर्विस. अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, राइट टू यूज एंड राइट इन गुड्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, सो डिफरेंस है यहाँ पर काफी सारे AAR भी है, एडवांस रूलिंग्स भी है इसके ऊपर. मैं आपको मेन बुक में पूरा का पूरा पैरा लिख के दिया हुआ है उसके ऊपर. ठीक है, 4-5 लाइन का पैरा है जिससे आप इसको डिफरेंशिएट कर पाओगे. सो हियर वी आर नॉट डिस्कसिंग बिकॉज इट इज अ रिविजन लेक्चर. मेन लेक्चर में आपको जरूर ये बताया जाएगा. ओके. नेक्स्ट इज लीज टेनेंसी, easement, license to occupy land, letting out and temporary and ट्रीटमेंट और प्रोसेस. ओके. लीज मतलब किसी को मैंने जगह दिया है लीज पर. टेनेंसी, अब टेनेंसी की हम बात करेंगे, पागड़ी सिस्टम की बात करूंगा मैं इसके साथ. हाँ, बाद में देखते हैं. ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई, ठीक है, किसी को लाइसेंस ट्रांसफर किया, किसी को लेट आउट किया, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए गुड्स दिया, प्रोसेस के लिए गुड्स दिया, दिस ऑल वुड बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस. ठीक है. नेक्स्ट, बिजनेस असेट्स. अगर हम बिजनेस असेट्स की बात करें तो इफ बिजनेस असेट्स आर ट्रांसफर्ड देन इट इज कॉल्ड एज गुड्स इज ट्रांसफर्ड. ओके. नेक्स्ट, गुड्स पुट टू प्राइवेट यूज. गुड्स पुट टू प्राइवेट यूज, इट मींस फॉर एग्जांपल कंपनी ने कुछ एक कार लिया हुआ है, ओके, वो कार को डायरेक्टर को दे दिया प्राइवेट यूज के लिए. ओके. सो इस केस में जो कंपनी ने डायरेक्टर को यूज करने दिया, इट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस. नेक्स्ट,
ceases to be a taxable person. मेरा रजिस्ट्रेशन था, ओके, मेरा टर्नओवर स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड से कम हो गया, तो नाउ आई एम नॉट अ टैक्सेबल पर्सन। अब मैं क्या करता हूँ, रजिस्ट्रेशन बंद कर रहा हूँ। ओके, अब जब मैं रजिस्ट्रेशन बंद करना चाहूंगा, तो जितना भी मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, ओके, जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ है, वो सारा का सारा माना जाएगा कि मैंने खुद को बेच दिया। इन शॉर्ट, जो भी आईटीसी था उस स्टॉक पर, दैट हैज टू बी रिवर्स्ड। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? सेक्शन 18, ठीक है, सेक्शन 18 में लिखा हुआ है, रेड विथ सेक्शन 29, रेड विथ रूल 44 एंड रूल 40, ये सारे रूल्स में लिखा हुआ है। तो सर हम ये सब कहाँ पढ़ेंगे? आईटीसी के चैप्टर में। ओके, deemed to be supplied except going concern and business carried on by representative. Okay, these two are the exceptions. Exception क्या है सर? Exception है, अगर आपने आपका बिजनेस किसी को एज अ गोइंग कंसर्न सेल कर दिया, इट मीन्स आगे से वो चलाएंगे, आप नहीं चलाओगे। ठीक है, तो जो आपने असेट्स ट्रांसफर किए उनको एट द टाइम ऑफ गोइंग कंसर्न, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न, इन दैट ट्रांजेक्शन you do not have to pay GST. Okay, this transaction is exempt under GST। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? एग्जेम्पशन चैप्टर में, नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, सेंट्रल टैक्स रेट। इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जब आप किसी को बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न ट्रांसफर करेंगे, इट वुड नॉट बी अमाउंटिंग टू सप्लाई। ठीक है, सप्लाई नहीं, एग्जाम सप्लाई होगा, जीएसटी नहीं लगेगा इसके ऊपर। नेक्स्ट, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपने किसी को प्रॉपर्टी भाड़े पर दिया। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मीन्स ऐसा बिल्डिंग जिसके ऊपर कंसिडरेशन, ठीक है, कंसिडरेशन आपको सीसी या ओसी उसके आने के पहले मिल रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑक्यूपेशन या तो फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले अगर कंसिडरेशन मिलता है, उसको हम कहते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वुड बी अ सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर है क्या? ओके, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मीन्स टू वर्क ऑन सम इमूवेबल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग का रिनोवेशन करवाया, ओके, ठीक है, देन कोई लैंड खरीद ली, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई, दिस ऑल एक्सपेंडिचर आर इन द नेचर ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। ठीक है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। जीएसटी के पहले यहाँ पर काफी सारा एम्बिग्विटी था, तब हम क्या करते थे, 60% को गुड्स मानते थे, 40% को सर्विस मानते थे। अगर रिपेयर मेंटेनेंस था तो 70% गुड्स, 30% सर्विस। बट अभी ऐसा कुछ नहीं, अभी स्ट्रेट अवे सिंपल रूल, it would be called as supply of service. Done. Next, temporary transfer or permitting the use or enjoyment of any intellectual property right। अगर आपने आपका आईपीआर किसी को यूज करने दिया है या तो फिर टेम्पररी ट्रांसफर किया, इट वुड बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट, डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, अडेप्शन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, implementation of IT service, IT software, it is called as supply of service। अब आपके दिमाग में सर क्वेश्चन आएगा, अगर मैंने सॉफ्टवेयर कस्टमाइज करवाया तो क्या ये गुड्स होगा कि सर्विस? आंसर इज सर्विस। बट इफ इट इज अ कैंड सॉफ्टवेयर, कैंड सॉफ्टवेयर मतलब ऑलरेडी डेवलप्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है, आपने सिर्फ खरीदी किया उसका, ओके, इट वुड बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। इट वुड बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बुक में नहीं लिखा हुआ, ओके, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इट इज ओनली रिटन इन FAQs released by CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने 2017 में FAQ रिलीज किए थे। उस FAQ में लिखा हुआ है कि अगर कोई डेवलप्ड सॉफ्टवेयर आप खरीदते हो, इट इज कॉल्ड एज गुड्स। बट अब अगर आप कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप करवाते हो, डिजाइन करवाते हो, कस्टमाइज करवाते हो, ओके, आपके आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, देन इट इज कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके, अग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। ओके, अगर आपको कुछ नहीं करने का पैसा मिलता है, फॉर एग्जाम्पल मुझसे किसी ने कहा कि भाई मुंबई में आपको कोचिंग नहीं चलानी, उसके लिए आप रख लो 1 लाख रुपया, तो दिस 1 लाख वुड अमाउंट टू सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर है? डन। नेक्स्ट, टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन और टू डू एन एक्ट
टॉलरेटिंग एन एक्ट मतलब टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेनल्टी का क्लॉज दिया है अपने कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है ना, पेनल्टी का क्लॉज मतलब अगर टाइम पर काम नहीं हुआ तो पेनल्टी। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नॉन परफॉर्मेंस को टॉलरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस नॉन परफॉर्मेंस को टॉलरेट करने का सर्विस, टॉलरेट करने का एक्टिविटी वुड कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। आई होप दिस इज क्लियर। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन टू मेंबर्स इज कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। अब ये ना बहुत डिबेटेबल मैटर है, ओके, ये बहुत डिबेटेबल मैटर है। आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ इस मैटर को लेके। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ डीप दिस डिस्कशन इज गोइंग। यहाँ पर क्या लिखा था, सप्लाई बाय अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन टू इट्स मेंबर्स। अब क्या होता है पता है आपको, फॉर एग्जाम्पल, एक, दो, तीन, चार, ये चार दोस्त लोग हैं, ठीक है। ये चार दोस्त लोग मिल करके एक एंटिटी बनाते हैं। हम क्लब बोल सकते हैं इसको, एसोसिएशन बोल सकते हैं। ओके, ये चारों लोग ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाया, ABCD&Co। अब इसमें ये लोग क्या करते हैं, ए कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹100, ऐसे ही सबने कंट्रीब्यूट किया तो टोटल इसके पास हो गया 400 रुपया। ओके, दिस आर कॉल्ड एज मेंबर्स। दिस ABCD and company is called as unincorporated association. ओके, अब यहाँ पर ये 400 रुपया इन लोगों ने टोटल करके निकाला। ओके, अब ये 400 रुपये से ये लोग पार्टी करते हैं, ठीक है। पार्टी इन द सेंस गुड्स खरीदते हैं खुद खुद के लिए, ठीक है। सब लोग मिलके एग्जाम्पल कुछ गुड्स खरीदे। तो अब यहाँ पर क्या कहा गया है इस एक्ट में, इस एंट्री के तहत, कि ये जो भी गुड्स अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन अपने मेंबर्स को बेचेगा उसको हम कहेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स, उसको हम कहेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये चार लोगों ने जब मिल करके एक एंटिटी खोली एंड यही एंटिटी इनके ही पैसे से इनको कुछ दे रहा है, तो क्या हम इसको भी सप्लाई मानेंगे? मतलब इन शॉर्ट, इट इज कॉल्ड एज खुद ही खुद को बेचना। इसको लीगल लैंग्वेज में हम कहे तो इसको हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी। क्या बोलते हैं इसको? डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी। म्यूचुअलिटी मतलब खुद ने ही खुद को बेचना, उसको कहते हैं म्यूचुअलिटी। तो दिस इज अ डिबेटेबल मैटर। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, उस जजमेंट ने आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। ओके, सो दिस एंट्री इज प्रेजेंटली अल्ट्रा वायरस टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से अल्ट्रा वायरस है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में लिखा हुआ है कि कोई खुद को सप्लाई नहीं कर सकता, पर ये एंट्री कहता है कि अगर खुद को ही गुड्स बेचा तो भी सप्लाई माना जाएगा, ठीक है, गुड्स माना जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, शेड्यूल 2 का काम क्या था, मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया था। शेड्यूल 2 का काम क्या था? गुड्स है या सर्विस है ये बताना, सप्लाई है कि नहीं ये नहीं बताना। ओके, तो यहाँ पर ये गुड्स बता रहा है, बट करस्पॉन्डिंग पावर शुड बी इन सेक्शन 7(1), ठीक है। 7(1)A, B, C, इन सब में पावर होनी चाहिए इसको सप्लाई मानने की। क्या सेक्शन 7(1)A, B, C इसमें पावर है? आंसर इज नो, ठीक है। तो सप्लाई की तो बात ही नहीं है, तो गुड्स और सर्विस की बात ही आप कहाँ कर रहे हो? ओके, सप्लाई के एम्बिट के अंदर ही नहीं है, तो गुड्स और सर्विस क्या डिटरमाइन करना? ओके, अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने सेक्शन 7(1)AA करके लाया है। ओके, पर ये अब तक नोटिफाई नहीं हुआ, आपके सिलेबस को एप्लीकेबल नहीं है। 7(1)AA में ये सब चीजें लिखी हुई है। ओके, क्या लिखा हुआ है? सप्लाई माना जाएगा ऐसा लिखा हुआ है, एंड देन दिस एंट्री इज डिलीटेड। ओके, तो ये जब नोटिफाई होगा तब देखेंगे, अब तक नोटिफाई नहीं हुआ है, आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, so this was the discussion with regards to doctrine of mutuality and supply by unincorporated association to its members. Now coming back to chart book. क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज थ्रू सर्कुलर। अभी कुछ कुछ सर्कुलर्स आए थे, उसके थ्रू भी क्लासिफिकेशन किया गया है। ओके, क्या क्लासिफिकेशन है? प्रिंटिंग ऑफ बुक्स,
प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, पैम्पलेट्स। अब यहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं ऑथर हूँ, मैंने किसी को ये चार्ट्स का प्रिंट आउट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, ओके। तो जो प्रिंटिंग वाला पर्सन है, ही विल गिव मी चार्ट्स आफ्टर प्रिंटिंग। वो मेरे को दे तो गुड्स रहा है, बट इसको हम गुड्स नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, सर्विस कहेंगे। क्यों? क्योंकि द कंटेंट विच ही इज प्रिंटिंग इज प्रोवाइडेड बाय एन ऑथर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड अ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय प्रिंटिंग शॉप वाला टू मी। ओके, हाउएवर वेयर कंटेंट इज नॉट देयर, ठीक है, कंटेंट नहीं है, ठीक है, मैं डायरेक्टली गुड्स खरीदता हूँ, दैट इज एनवलप, लेटर हेड, टिश्यूज, नैपकिन्स एटसेट्रा। So this would be called as supply of goods. Clear? Next, transfer of tenancy rights. Transfer of tenancy rights under Pagdi system. This is very important concept. Let me take you to the whiteboard and explain this. So what basically happens in this kind of system? ध्यान देना, समझ में आएगा. For example, there is one landowner. Okay, यहाँ पर इनका घर है. क्या है? घर है. Okay, there is one home. पूरा एक सोसाइटी टाइप है, समझ लो जो भी है. अब यहाँ पर ये जो सोसाइटी है, ये फ्लैट्स का ओनर एक है, लैंड ओनर है, लैंड ओनर. ना ये लैंड ओनर जो है, ये पागड़ी सिस्टम में क्या करता है, पागड़ी सिस्टम की बात कर रहा हूँ. पागड़ी सिस्टम में ये लैंड ओनर किसी भी पर्सन को टेनेंसी राइट्स देता है. क्या देता है? टेनेंसी राइट्स. टेनेंसी राइट्स का मीनिंग क्या है? यहाँ पर वो खुद रह सकते हैं, यहाँ पर वो खुद रह सकते हैं, ठीक है. दैट पर्सन कैन रिसाइड ओवर हियर, और of he if he want he can rent this property to anyone. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉपर्टी है 5 लाख रुपए का. ओके, यहाँ पर टेनेंसी राइट्स उनको बेची जाएंगी फॉर ₹2 लाख. ठीक है, इट इज नॉट रेंट. ध्यान देना, ये रेंटल इनकम नहीं है, इट इज ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स. तो लैंड ओनर इनको टेनेंसी राइट्स देने वाला है ₹2 लाख में. 2 लाख में दिया, 5 लाख का प्रॉपर्टी था, 2 लाख में टेनेंसी राइट्स दिया. अब टेनेंसी राइट किनके पास है? इन पर्सन के पास है. अब ये जो टेनेंसी राइट्स है, ये अपने पास रख रहे हैं. अब यहाँ पर इनको कंसिडरेशन जो लैंड ओनर को देना है, वो क्या देना होता है? इट कैन बी सेड एज मेंटेनेंस, हो सकता है मेंटेनेंस, और कुछ नॉमिनल रेंट भी हो सकता है. ओके, इट कैन बी एनीथिंग, नॉमिनल रेंट. पर ये प्रॉपर्टी पर रहने का अधिकार इनको है, ठीक है ना. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अंडरस्टैंड. अब ये क्या कहते हैं कि भाई मेरे को इधर मजा नहीं आ रहा है, आई एम गोइंग टू गो समवेयर एल्स. ठीक है, मुझे दूसरे कहीं पर जाना है, पर आई एम नॉट सेलिंग दिस टेनेंसी राइट्स, मेरे को ये बेचना नहीं है, आई एम गोइंग टू रेंट दिस. ठीक है, मैं इसको किसी को सबलेट कर दूंगा, तो मेरे को रेंटल इनकम आएगी. ओके, सो दिस पर्सन इज गोइंग टू सबलेट दिस टेनेंस दिस प्रॉपर्टी, यहाँ पर वो रेंट कमाएंगे. और दिस इज अ इनकमिंग टेनेंट. ठीक है, यहाँ पर अभी आने वाला है, एंड ही इज आउट गोइंग. अब यहाँ पर ये जो पर्सन है, ही विल बी पेइंग, यहाँ पर नाम ले लेते हैं, लैंड ओनर का नाम ए रखते हैं, इसका नाम बी, इसका नाम सी. सो नाउ सी इज गोइंग टू पे टू बी, सी इज गोइंग टू पे टू बी रेंटल इनकम्स. ओके, रेंट. अब यहाँ पर बी को ये जो रेंट है, ये शेयर करना पड़ेगा लैंड ओनर के साथ, 50% शेयरिंग. ओके, 50% शेयरिंग बोल के चलो, इसको शेयर करना पड़ेगा. क्लियर है? सो दिस इज वन काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन. अनदर काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन कैन बी ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट बाय बी टू सम अनदर पर्सन. अगर बी किसी को टेनेंसी राइट देते हैं, फॉर एग्जांपल डी को टेनेंसी राइट्स दे दिए. ओके, सो टेनेंसी राइट्स देने पर जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का 50% लैंड ओनर को जाता है. ओके, फॉर एग्जांपल बी सोल्ड द टेनेंसी राइट्स टू डी फॉर ₹8 लाख. ओके, 8 लाख में बेचा. अब 8 लाख में वो क्या माइनस करेंगे, उसका कॉस्ट माइनस होगा. 2 लाख रुपया पे किया था ना पहले, तो नेट प्रॉफिट है ₹6 लाख. तो ₹6 लाख इज पेड बाय डी टू बी, एंड इस 6 लाख में से 50%, इस 6 लाख में से 50% लैंड ओनर को जाता है. क्लियर है? सो दिस इज ऑल द ट्रांजेक्शंस अबाउट पागड़ी सिस्टम. क्लियर?
अब यहाँ पर टैक्सेबिलिटी क्या है वो देखते हैं, आ जाइए चार्ट बुक पर। टेनेंसी प्रीमियम अर्नड ऑन रेसिडेंशियल यूनिट्स बाय लैंडलॉर्ड और रेसिडेंशियल यूनिट्स बाय आउटगोइंग टेनेंट आर exempt. अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज है देन इट इज exempt. However, if it is a commercial property, then it would be taxable. Other than residential, it would be taxable. Okay. Share of tenancy premium received on such units from outgoing tenant by landlord on sale of such tenancy right by outgoing tenant. अब देखना है यहाँ पर outgoing tenant मतलब क्या था, अपने केस में बी था. ओके okay? मतलब बी ने जो टेनेंसी राइट्स बेचा उसमें से जो टेनेंसी प्रीमियम मिला, टेनेंसी प्रीमियम अपने अपने केस में कितना था, 6 लाख रुपीज. ओके, तो जो 6 लाख रुपीज है जो मिल रहा है दैट इज टैक्सेबल इफ इट इज कमर्शियल प्रॉपर्टी. क्लियर. ओके. नेक्स्ट, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट. ठीक है, यहाँ पर सेक्टर वर्ड ऐड कर दो, शायद मिस आउट हो गया. प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, व्हाट इज दिस? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जांपल ऑन बोर्ड. Now for example there are two banks, bank A and bank B. दो बैंक है. ओके. Now RBI is the regulating authority for this bank. RBI है regulatory authority. ओके. अब रेगुलेटरी अथॉरिटी ने क्या कहा गया, एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको 40% लोन देना ही है. ठीक है, आपका लोन का जो भी पोर्टफोलियो है उसका 40% एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको देना है. ठीक है, ऐसा कहा है आरबीआई ने. अगर ये फुलफिल नहीं करोगे देन यू विल बी लायबल टू सम पेनल्टी, हार्श पेनल्टी. ठीक है, इट कैन बी कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस एज वेल. ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट पेनल्टी रखा हुआ है. ओके. तो यहाँ पर होता क्या है, बैंक ए ने 70% लोन एग्रीकल्चर सेक्टर को दिया. ओके. क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है. अगर ये कोऑपरेटिव बैंक्स है तो ये लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा प्रेफर करती है. ओके. सो एग्रीकल्चर सेक्टर में बैंक ए ने 70% लोन दिया. बैंक बी ठहरा कमर्शियल बैंक, फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक पकड़ लो, उसने एग्रीकल्चर को ज्यादा दिया ही नहीं, बोलता 30% मैंने दिया एग्रीकल्चर को. ओके. अब डेडलाइन आ गया, ये जो रिक्वायरमेंट है 40% का, ये मीट करने का डेडलाइन आ गया. ओके. अब बैंक बी क्या करेगा, बैंक बी सोचेगा यार अब तो इन्वेस्ट अब दूं किसको, एग्रीकल्चर सेक्टर, डेडलाइन आ गया. सो नाउ देयर इज सम मैकेनिज्म, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट मैकेनिज्म. यहाँ पर सिंस बैंक ए हैज गिवन एक्सेस हैज गिवन एक्सेस लोन टू एग्रीकल्चर सेक्टर, तो यहाँ पर बैंक ए को आरबीआई देता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट. क्या देता है इसको, पीएसएलसी देता है. ठीक है, जो 30% एक्सेस है उसके लिए पीएसएलसी दिया गया. ओके. नाउ बैंक ए इज गेटिंग दैट पीएसएलसी. अब ये पीएसएलसी इज ट्रेडेबल इन मार्केट, ये मार्केट में बेचा जा सकता है बैंक ए के द्वारा. ओके, बैंक ए कैन सेल दिस पीएसएलसी. सो बैंक बी हैज टू परचेज पीएसएलसी or it has to provide loan. Okay, so bank B would prefer purchasing PSLC. So बैंक A ने बैंक B को PSLC बेचा. Okay, so this PSLC is not security, is not security. This PSLC is called as goods. इसको हम goods कहेंगे. This is called as priority sector lending certificate concept and this would be termed as supply of goods. इसको हम क्या कहते हैं, supply of goods कहते हैं. क्लियर, समझ में आ रही है बात? ठीक है. नाउ बैंक बी वुड बी एबल टू मीट द क्राइटेरिया ऑन परचेज ऑफ दिस पीएसएलसी. अब सर ये सब होता कहाँ पर है, सो दिस इज परफॉर्म्ड ऑन ई कुबेर प्लेटफॉर्म. ठीक है, आरबीआई का एक प्लेटफॉर्म है ई कुबेर. अब यहाँ पर बैंक बी जो पीएसएलसी परचेस कर रही है उसको भी नहीं पता होता कि बैंक ए से खरीद रहा हूँ. ओके, तो यहाँ पर सिंस बैंक ए डज नॉट नो इट्स रिसिपिएंट, दिस ट्रांजैक्शन is taxable under reverse charge mechanism. Okay,
So purchase of PSLC is covered by reverse charge mechanism, but this is not in your syllabus. ये आपके syllabus में नहीं है. Okay, RCM वाला syllabus में नहीं है. बाकी जो ये transaction है, ये example को ध्यान रखो. Supply of goods है, ये आपके syllabus में है. Clear? Okay. Coming back to chart book. Next, retreading of tires. What is the meaning of retreading? अब आपने देखा होगा कि जो टायर्स होता है उसमें zigzag zigzag होता है. ओके, जो आप ब्रेक मारोगे तो तुरंत ब्रेक लग जाएगा. तो दैट zigzag zigzag goes goes away after some period of usage. फॉर एग्जाम्पल आप 5 साल तक उसको यूज कर रहे हो, तो उसके बाद वो चला जाएगा. इट मीन्स आपको या तो रीट्रेडिंग करवाना पड़ेगा, दैट इज वो लाना पड़ेगा वापस, या तो रीट्रेडेड टायर्स खरीदने पड़ेंगे. ओके, अगर आप रीट्रेडिंग करवाते हो उसको कहते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस. अगर आप रीट्रेडेड टायर खरीदोगे देन इट इज कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स. आई होप दिस इज क्लियर. So here we have completed section 7(1)(a) along with circulars. Let us come to section 7(2). अब 7(2) क्या कहता है? 7(2) ये कहता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जिनको हम गुड्स भी नहीं कहेंगे, सर्विस भी नहीं कहेंगे. दिस एक्टिविटीज आर आउट ऑफ एम्बिट ऑफ जीएसटी. इसके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं लगेगा. क्यों? क्योंकि ये सप्लाई के एम्बिट के बाहर है. इट कैन बी कॉल्ड एज नेगेटिव लिस्ट ऑफ सप्लाई. इसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव लिस्ट ऑफ सप्लाई. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द एक्टिविटीज इन दिस. एक्टिविटी नंबर 1, इसको एंट्री बोलो. ठीक है, एंट्री नंबर 1 2 3 4 जो भी है. एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को जो भी सर्विस दिया, क्या सर्विस देते हैं? एम्प्लॉयमेंट सर्विस. दिस इज नॉट टैक्सेबल. ओके, ये जीएसटी एम्बिट के बाहर है. सो सैलरी आपको अगर मिलती है, इट डज नॉट मीन्स कि दिस इज लेविएबल टू जीएसटी. व्हाई? बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन शेड्यूल 3 ऑफ CGST एक्ट. क्लियर? नेक्स्ट, सर्विसेज बाय कोर्ट और ट्राइब्यूनल. अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, NCLT, ये सारे लोग अगर सर्विस देते हैं पेटिशनर को, एप्लीकेंट को, then these services would not be taxable. Clear? Okay. Functions performed by MP MLAs. ये लोग वैसे भी कुछ काम नहीं करते. ओके, सो इनका एक्टिविटीज को सप्लाई माना ही नहीं गया. नेक्स्ट, फ्यूनरल, बरियल, क्रेमाटोरियम, मॉर्टुरी, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड. सो जो भी अंतिम संस्कार की विधि है, ओके, फ्यूनरल, बरियल, क्रेमाटोरियम, ये सारा जो है इसको भी जीएसटी के एम्बिट के बाहर रखा हुआ है. ओके, नेक्स्ट, सेल ऑफ लैंड. वेरी इंपॉर्टेंट. सेल ऑफ लैंड इज नॉट अ सप्लाई. ओके, अगर आप लैंड किसी को बेचते हो, इट विल बी आउट ऑफ एम्बिट ऑफ जीएसटी. क्लियर है? हाउएवर, इफ यू सेल अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस. ओके, तो एग्जेम्पशन किसको दिया हुआ है? दैट इज नेगेटिव लिस्ट में लैंड को एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग को. किसको? कंप्लीटेड बिल्डिंग. नाउ व्हाट इज द मीनिंग